नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अहमदाबाद में जो हुआ वो एकदम दिल को दहला देने वाला है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के 50 सेकंड के अंदर अंदर पास ही की एक बिल्डिंग में जाकर के टकराई और आग आग हो गई, धुआं धुआं हो गई। आप सोचिए उस विमान में, क्योंकि वो उड़ा ही था, कितना एविएशन टरबाइन फ्यूल होगा। उसमें फुल कैपेसिटी थी, तो जब वो गिरी और क्रैश हुई तो इतना फ्यूल एक साथ जला। और उसी वजह से अब जो सुनने में आ रहा है कि उसमें सिर्फ एक इंसान, वो भी मिरेक्युलस एस्केप, और कोई नहीं बचा है। अब ये हुआ कैसे? क्योंकि ये जो विमान है इसको कहा जाता है बोइंग ड्रीम लाइनर, और इसके बारे में हालांकि इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्टिंग बहुत हुई है, विसल ब्लोअर, बोइंग के अंदर की पॉलिटिक्स और बोइंग के अंदर की बातचीत। लेकिन ये विमान का, ये इस मेक का पहला ऐसा बड़ा हादसा है। और इस विमान के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि सारी दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही भरोसेमंद है। तो अगर कोई विमान इतना भरोसेमंद है तो ये क्रैश कैसे हो गया? आज यही समझने का प्रयास करेंगे। विपुल सक्सेना जी, एविएशन एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं। विपुल जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये विमान का मेक क्या है, और मुझे आप ये बताइए कि ये दुनिया की कौन सी एयरलाइंस, मतलब कितना प्रसिद्ध है, कितना इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए, इसका नाम जो रखा ड्रीम लाइनर, ये इसका ब्रांडिंग इस तरह किया गया है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन है, इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी है, वो नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में पहले बोइंग और एयरबस तो सब कुछ इन हाउस ही बनाते थे, और उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स आ रही थी। कैपेसिटी और प्रोडक्शन का जो उनका टारगेट होते थे वो नहीं मीट कर पा रहे थे। तो इट वाज ए फर्स्ट टाइम ट्रायल टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी and also to see whether aircraft can be made by outsourcing certain operations, so certain functions. To put all those together and ensure a seamless quality control of the aircraft, which is very very critical. I think this was a very big effort when it comes to R&D side of the technology. And as any new technology, when it comes into market, it has some teething problem for certain period for aligning various issues. And same thing happened with Dreamliner also. For about 1.5 to 2 years, there was frequent battery problems, frequent electrical problems, some small fires in the aircraft and all that. All that used to happen, but no major problem in the engine. That one thing I'm very clearly mentioning, that there was no major problem with the engine or with any part of the airframe, and that is how across maybe about 1.5 to 2 years, the Boeing could contain all the problem areas and resolve those issues so quickly. Because if there's a problem in engine or in the airframe, then it would have taken a long time to redesign things or re-engineer the design. After that, the record of this aircraft has been very safe and very good record. Maybe about almost 5,000, 6,000 aircraft will be flying across the world as now, the Dreamliners. And if you take a survey of the air travelers, frequent travelers especially, they prefer to travel by Dreamliner. They consider it one of the safest aircraft, one of the most comfortable aircraft in terms of seating capacity, leg space, and the kind of facilities customers or the passengers given. So with that kind of aircraft, this type of accident was never expected or never imagined. Nobody would imagine even this kind of thing. जी विपुल जी, मैं हाँ, मेरी आवाज या अगर आपको आ रही है, मैं आ रही आपका है। बात सुनी। मैं आपसे गुजारिश ये भी करूंगा कि हिंदी में ताकि बोलूं? तमाम लोगों को ये सॉरी सर, बात समझ में माय आए जो फॉल्ट। आपने बोला। समझ गया। वो नहीं, मैं कोई थोड़ा बात सा नहीं, मैं थोड़ा सा मैं रिकैप कर तर्जुमा देता कर हूँ। देता हूं जल्दी से, क्योंकि आपकी बात समझ में आ गई। आप ये कह रहे हैं कि 5,000 के आसपास ये विमान पूरी दुनिया भर में, ड्रीम लाइनर्स ये वाला विमान जी जो है, ये जी मेक, ये मॉडल, ये उड़ रहा जी है। और जी इसमें जो छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ियां थी, बिजली की फॉल्ट,
कोई और टेक्निकल फॉल्ट, क्योंकि आउटसोर्स किए गए थे बहुत सारे इक्विपमेंट, तो वो सब इन्होंने शुरुआत में ठीक भी कर दिया। इंजन एकदम टॉप क्लास था, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं थी, और इस विमान को सुरक्षित माना जाता था, जिस वजह से ये लोगों की एक लोकप्रिय पसंद बनती जा रही थी कि ड्रीम लाइनर में उड़ लेते हैं, सुरक्षित रहेगा। अब मैं आपसे एक सवाल विपुल जी ये पूछना चाहता हूं कि इसके इंजन की इतनी विश्वसनीयता क्यों थी? कौन सी कंपनी, जैसे हम जानते हैं प्लेन्स में रोल्स रॉयस भी इंजन बनाता है, तो इस विमान के इंजन कौन बनाता है? इस विमान के इंजन के बारे में थोड़ा सा यू नो चेक इट आउट, बट हाँ। it was made by one of the top manufacturers, and there was no design change in the engine. There were certain functions of the engine which were modified to give us better performance, better fuel performance. And उसके अलावा जो जो चेंज हुआ था वो स्ट्रक्चरल चेंजेस काफी हुए थे। कंपोजिट मटेरियल, एक नई मेटल निकाली थी। नॉर्मली पुराने एयरक्राफ्ट अगर आप देखेंगे तो वो नॉर्मली एल्यूमिनियम के उनके बॉडी होती थी, हल स्पेशली। इसको कंपोजिट मटेरियल का बनाया था ताकि इसे लाइट वेट हो जाए। जब लाइट वेट होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। आप ज्यादा स्पेस दे सकते हो, ज्यादा लोड कैरी कर सकते हो, ज्यादा स्पीड आपको मिल जाएगी। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन इसके अंदर हुए थे। और इस जो जिस तरह का जो एक्सीडेंट ये हुआ है वो किसी भी एयरक्राफ्ट में आज तक हुआ नहीं कि दोनों इंजन फेल हो जाए या दोनों इंजन बर्न हो जाए। जिस तरह के मैं बात कर रहा हूँ स्पेकुलेशन जो चल रहा है, पर अगर मैं डायरेक्टली अगर आता हूँ, जो एक वीडियो रिलीज हुई है उसको अगर देखते हैं, जब से जहाज ने टेक ऑफ करना शुरू किया और जब तक क्रैश हुआ है, कुछ 4-5 बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जो मैंने नोटिस किए हैं। मैं समझता हूँ कि वो अल्टीमेटली जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो उनमें से 2-3 पॉइंट डेफिनेटली कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स निकलेंगे। एक तो देखिए कि जब वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा था तो टेक ऑफ के टाइम पे अगर आप उसके नोज देखें, नोज रनवे सेंटर लाइन से अलाइन होता है, जो कि एक पायलट समझ सकता है जो मैं बोल रहा हूँ कि वो उस कंडीशन में होता है जबकि आप स्ट्रॉन्ग क्रॉस विंड होती है तो आप विंड को डिफ्लेक्ट करने के लिए, विंड को एडजस्ट करने के लिए आप नोज एडजस्ट करते हैं। बट टेम्परेचर बहुत हाई था, 130 से ऊपर डिग्री का टेम्परेचर था, और उस कंडीशंस में कई बार ऐसा होता है कि विंड ब्रेक होती है, विंड शेयर होता है, जिसकी वजह से इंजन की टर्बाइंस में स्टॉलिंग होती है। टर्बाइन ब्लेड होती है उसमें सफिशिएंट विंड नहीं पहुंच पाती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लॉस ऑफ थ्रस्ट हो जाता है। जब लॉस ऑफ थ्रस्ट होगा तो दैट मींस आपके पास पावर जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही है। एक विपुल पॉइंट सर, नंबर मैं एक सेकंड माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। आपकी जी बात से मैं गुजारिश ये भी करूंगा पीसीआर से, एक सीसीटीवी फुटेज है जिसका जिक्र विपुल जी कर रहे हैं। वो अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है उसमें बाकायदा दिख रहा है कि प्लेन उड़ा और उड़ के उसके बाद कैसे वो स्टॉल करके और पास की बिल्डिंग पे गिर गया। ये पूरा सीक्वेंस उस सीसीटीवी ने कैप्चर किया है। वो हाँ विजुअल हम स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में लाएंगे। विपुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका ये कहना है कि हवा ताकि इंजन्स में जाए उसको वो सक करे, उसी हिसाब से वो अपना थ्रस्ट क्रिएट करता है, और जब करेक्ट, गर्मी बहुत ज्यादा होती है और हवा का एक एंगल इस तरीके का हो जाता है तो उसमें वो पर्याप्त मात्रा में हवा इंजन को नहीं मिल पाती। यस, एब्सोल्युटली। सी जब जब हवा गर्म होती है तो उसको वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो एक एक पार्सल, एक गर्म हवा का पार्सल ले लीजिए, इससे 1 by 1 फीट का वन मीटर का डायमीटर का एक पार्सल आपने लिया, बलून लिया, इसमें हॉट एयर है और एक में कोल्ड एयर है। तो अगर आप देखेंगे तो क्वांटम ऑफ एयर जो दोनों में है वो डिफरेंस होगी। ओके, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा फैलती है। ओके, जी। तो ये अंतर आता है। तो जब विंड कम पहुंचती है रिक्वायर्ड अमाउंट में, तो ब्लेड जो है वो कम थ्रस्ट क्रिएट कर पाती है। जब कम थ्रस्ट क्रिएट होगी तो आपको उतनी लिफ्ट जनरेट करने में उतनी मुश्किल होगी। कोई भी जहाज जो है, जैसे आप कार का एग्जांपल ले लीजिए या स्कूटर भी ले लीजिए, हम्म। आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, वो इंजन आपको ड्राइव कर ही ले जाता है जब तक कि आप गियर चेंज नहीं करोगे। ओके, तो हम्म। सिमिलरली एयरक्राफ्ट में भी केवल इंजन होना जरूरी नहीं है। इंजन तो आपको देगा केवल पावर। अगर आप एयरक्राफ्ट को रनवे पे रखते हैं, इंजन फुल पावर दे दोगे, एयरक्राफ्ट उड़ने नहीं लग जाएगा, एयरक्राफ्ट तेज दौड़ेगा। तो उड़ने के लिए कंट्रोल्स होते हैं जिनको एलेरॉन्स बोलते हैं, एलिवेटर्स बोलते हैं, फ्लैप्स बोलते हैं, जो कि
जब एयरक्राफ्ट दौड़ रहा है तो प्रेशर डेवलप हो रहा है, एयर प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसको मैनिपुलेट करके उसको लाइट बनाता है और एयरक्राफ्ट ऊपर जाता है। ओके, ये दूसरा फैक्टर है। तो मुझे क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग विंड कंडीशन, क्रॉस विंड कंडीशन की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से कहीं ना कहीं विंड शेयर हुआ है, उसकी वजह से लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ है। दूसरी चीज, एक अगर आप देखेंगे एयरक्राफ्ट क्रैश होते तक भी उसके अंडर कैरेज डाउन है, व्हील बोलते हैं ना, व्हील जो है नॉर्मली नॉर्मली जब जैसे आप टेक ऑफ करते हो तो 50 से 100 फीट के आसपास अंडर कैरेज पायलट रिट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि जब तक वो नीचे रहेगा आपको उतनी एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है, उतनी एक्स्ट्रा लिफ्ट चाहिए होती है। ओके, अच्छा, पर इसमें उसने तब भी वो डाउन है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम थी कि वो अंडर कैरेज डाउन रहे, और जब अंडर कैरेज डाउन रहे आपके पास ऑलरेडी थ्रस्ट कम हुई है और अंडर कैरेज डाउन है, जो जो जिसको जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पावर और चाहिए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। ओके, तो तीसरी चीज जो मुझे लग रहा है कि एट दैट सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेजर माल फंक्शन हुआ है कंट्रोल पैनल में जो कि लिफ्ट को ऑगमेंट करता है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया और इसी एंगल पे वो नीचे गिरा। हाँ, ऐसे ऐसे यूं गिरा है। बिल्कुल ऐसे ही गिरा है, राइट। तो इसका इसका मतलब ये मतलब कि पायलट के पास कंट्रोल नहीं था एयरक्राफ्ट के नोज अप डाउन करने का, कुछ करने का, जिससे कि वो लिफ्ट को मैनिपुलेट कर पाता। विपुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए ऐसा है, गर्मी साल दर साल पड़ती है, प्लेन को हवा किस तरीके से मैनिपुलेट करनी है ये सब पायलट्स को पता है। 8500 या 8600 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस था जो इस प्लेन के पायलट थे। तो ये एक कॉमन फिनोमिना होगी गर्मी में, और गर्मी में प्लेन उड़ते ही है ना हिंदुस्तान भर में, एब्सोल्युटली, तो आई एम जब राजस्थान में भी नॉट उड़ते हैं। या अरे इवन आप कच्छ में जाओ, वहां पे टेम्परेचर 48 डिग्री का होता है, ठीक है। हाँ, तो मैं उसको उसको मैं रीजन नहीं बता रहा हूँ, मैं रीजन का बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल में टेक्निकल माल फंक्शन हुआ है जिससे कि कंट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं थी पायलट के पास, इसलिए वो नोज अप की पोजीशन में ही क्रैश हुआ है। तो विपुल सर ये बताइए तो कि ऐसा ऐसा कोई चीज इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लेन में नहीं है जो आपको उड़ने से पहले बता दे कि ये कंट्रोल में दिक्कत आ रही है। यहां तक गाड़ी देखिए, में भी चेक इंजन लाइट होती है, और प्लेन में तो आप भी जानते होंगे, मतलब इतना पायलट चेक करते हैं उसको, डॉक्यूमेंट पढ़ना, ये वो दुनिया जहां के कंट्रोल्स। तो क्या इसकी फोर वार्निंग नहीं थी? नहीं, 4 1 देखिए, जो पायलट चेक्स करते हैं वो चेक्स उन्होंने किए होंगे, उसमें सब कुछ ठीक निकला होगा, पर अल्टीमेटली ये मशीनरी है, कभी फेल हो जाती है। डेफिनेटली जब फेल हुआ होगा पायलट को इंडिकेशन आया होगा और उन्होंने ट्राई किया होगा कुछ करने का, बट क्योंकि 600 फीट के हाइट पे आपको टाइम होता ही नहीं अवेलेबल, हार्डली फ्यू सेकंड्स, इसलिए उसने मेडे कॉल दिया एंड उसने ट्राई किया भाई कैसे सेफली अपन लैंड कर सके। तो मुझे कहने का ऐसा लग रहा है कि ये पूरा सिनेरियो ने इसके कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करी पायलट के लिए, और अंडरग्रेज ऑलरेडी डाउन थे जिससे और एक्स्ट्रा पावर चाहिए थी, उससे और सिंकिंग की आपकी रेट इंक्रीज हुई और एयरक्राफ्ट लैंड किया। नाउ इतना मेजर फैटल एक्सीडेंट क्यों हुआ? बिकॉज नॉर्मली अगर ये इस तरह का एक्सीडेंट लैंडिंग टाइम पे होता तो लैंडिंग में क्या होता है, एयरक्राफ्ट ऑलरेडी 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा फ्लाई करके आता है, 8 घंटा फ्लाई करके आता है, तो हम फ्यूल इतना होता है कि भाई लैंडिंग आराम से कर लिया, गो राउंड जाना, एक दो चक्कर तो लगाना, उसके लिए थोड़ा फ्यूल होता है। तो अगर उस समय क्रैश होता तो ये फायर इतनी मेजर नहीं होती और इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती। बट बिकॉज ये एयरक्राफ्ट लंदन जा रहा था, एयरक्राफ्ट फुल फ्यूल था, मोर देन 1 लाख लीटर्स, तो इट वाज लाइक ए बॉम्ब सिटिंग ऑन अ बॉम्ब। और आप जब गिरे, आग लगी और 1 लाख लीटर फ्यूल जल रहा है, इससे हाई टर्बाइन फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यू कैन नहीं, वो इमेजिन तो कि किसी बम से कम नहीं होगा वो। एब्सोल्युटली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो जितने लोग अंदर जो मरे हैं, वो ये नहीं कि वो आग में झुलस के मरे, वो कितना धुआं था उसकी वजह सफोकेशन से लोग मर गए होंगे, इतना हाई टेम्परेचर जनरेट हुआ होगा उससे लोग झुलस गए होंगे। फायर से तो कनेक्शन में तो आई डोंट थिंक 2 4 5 लोग हुए होंगे कनेक्ट, बाकी ये तो सारा हाई टेम्परेचर और हाई स्मोक सफोकेशन की वजह से लोग मरे होंगे। तो विपुल जी, मुझे जी विपुल जी, अब एक एक करके कुछ और माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक जिज्ञासु बालक की तरह आपसे बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो विचित्र लगती हैं। और सबसे विचित्र बात तो ये है कि एक इंसान एकदम समूचा इस सब के बीच में से निकल आया। एक तस्वीर आई है एक पैसेंजर की जो अपने पैर पर चलते हुए बाहर निकल रहे हैं। आप इसको क्या कुदरत का करिश्मा
से कम नहीं मानते? बिल्कुल, सुबह से मैं सारे टीवी चैनल्स पे हूँ और मैंने हर बार ये बोला कि इस तरह के एक्सीडेंट में सर्वाइवल चांस आर जीरो। अगर कोई बचेगा तो भगवान की कृपा से बचेगा, एंड आई प्रेड फॉर एवरीबॉडी कि यार भगवान सबको बचा ले। और मैं समझता हूँ कि ये जो बंदा बचा है और वो इमरजेंसी सीट पे बैठा हुआ था और लंबा तगड़ा आदमी है, ऐसा नहीं कि छोटा आदमी कहीं से घुस के रास्ता निकाल के निकल जाए। हाँ, एंड इफ यू सी, नो इंजुरी, ही जस्ट गॉट स्क्रैचेस, करेक्ट। ही इज लिंपिंग अ बिट बट ही इज वॉकिंग हिमसेल्फ। तो मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा थी, लंबी लाइफ अवेलेबल थी, वो एक कारण है। बाकी और कोई कारण मुझे लगता नहीं है जिसकी वजह से उसका उसकी जान बची है। जाको राखे साइया। लेकिन अब मा- विपुल जी विपुल जी, अब आइए बात करते हैं कुछ बहुत बेसिक चीजों की। एक विमान का वजन कितना होता है? 1 लाख लीटर अगर उसमें फ्यूल है तो ये तो उसका एक वजन हुआ। इसके राइट, अलावा विमान का और वजन, और जब इतना भारी वजन का विमान अगर किसी बिल्डिंग पर आकर के गिरता है और टकराता है तो वो बिल्डिंग का क्या हश्र करेगा, वो भी हमने देख लिया। बिल्कुल। कुछ एक आइडिया दीजिए। आइडिया एटलीस्ट 2.5 टाइम्स मिनिमम, फुल वेट, जो ऑल ऑफ वेट होता है पूरा, जितना केवल लोड कैरिंग कैपेसिटी का होता है, मिनिमम 2.5 टाइम्स ऑफ द फ्यूल, ऑफ द फ्यूल। यस, मतलब 2.5 लाख टन। यस बिल्कुल होगा। ये तो बहुत ज्यादा वजन हुआ। यस, और अगर ये जिस तरीके से ये बिल्डिंग पर गिरा है, आप 2.5 लाख सोचिए, केजीज, मतलब 2.5 लाख केजीज, हाँ सॉरी, 2.5 लाख रोको केजी, लीटर्स। हाँ, हाँ 2.5 लाख किलो एग्जैक्टली। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ, विमान के बारे में बात करते हैं वापस, और उसके टेक्नोलॉजिकल। हर विमान में हम जानते हैं एक नहीं, एक से ज्यादा इंजन होते हैं। कुछ विमान में तो जो बड़े होते हैं उसमें 4 इंजन भी होते हैं। ये जो ड्रीम लाइनर है इसमें कितने इंजन हैं, और ऐसा कैसे हुआ कि दोनों ही इंजन स्टॉल हो गए? स्टॉल होने का मतलब ये हुआ कि वो आगे चलना बंद कर दे, जाम हो जाए। सी, मुझे नहीं लगता कि इसमें इंजन स्टॉल हुए हैं, इंजन मतलब सीज नहीं हुए हैं। सी, स्टॉलिंग एंड सीजिंग में अंतर बता देता हूँ मैं आपको जरा। जी जी। सीजिंग वो होता है जहाँ पे आपके टरबाइन बंद हो जाते हैं, इंजन कोई पावर जनरेट नहीं कर रहा। स्टॉलिंग होता है कि लाइक टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है वो कैसे रोटेट करती है, इट्स लाइक फैन। एक हम्म। प्लेट, एक प्लेट होती है, उसमें ब्लेड लगी होती है, वो घूमता है। और करेक्ट। जब घूमता है तो सामने से जो एयर आ रही है एक पर्टिकुलर एंगल पर वो हिट कर रही है। हाँ। ठीक है, तो अगर वो एक पर्टिकुलर एंगल पर जो उसको एयर चाहिए, अगर वो नहीं मिल रही है तो वो कोई पावर जनरेट नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम्म। स्टॉलिंग। एयरक्राफ्ट के केस में क्या होता है कि जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, यहाँ से विंड आनी चाहिए, सफिशिएंट विंड एयरक्राफ्ट को हम्म। सस्टेन करने के लिए, पर वो विंड उसको उतनी एयर उसको नहीं मिल पा रही है। तो क्या होगा, नहीं मिलेगी तो एयरक्राफ्ट नोज डाउन हो जाएगा, बिकॉज उसको उतनी विंड नहीं मिली तो सस्टेन नहीं कर पाया, तो वो स्टॉल हो जाता है। तो जब एयरक्राफ्ट स्टॉल होता है तो उसकी नोज डाउन होती है, वो नीचे डाइव में जाना शुरू करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, हम्म। स्टॉलिंग ऑफ टरबाइन इंजन और स्टॉलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। तो जब एयरक्राफ्ट इंजन का स्टॉलिंग होता है तो वो ऐसा नहीं कि एयरक्राफ्ट इंजन बंद हो जाता है, वो मोमेंटरली, क्योंकि समय विंड नहीं मिली तो उतना पावर कम उसको मिलता है, उतना वेरिएशन जनरली जहाजों में होता है। विपुल जी, इस चीज को करेक्ट करने के लिए, अब यहां पर तो समय कम था उस पायलट के बाद, लेकिन फर्ज कीजिए कि कल को फिर गर्म तापमान में इसी तरीके से एक स्थिति हो कि इंजन को जितनी पावर जनरेट करनी है हवा के माध्यम से वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए एक पायलट क्या करे? मेरी जो लिमिटेड जानकारी है उससे मैं संबंधित एक सवाल पूछ दूं, फिर आप लंबा जवाब दे दीजिएगा। विमान बिल्कुल। को एक स्पीड पकड़नी होती है बहुत तेजी से, इसीलिए वो रनवे पर दौड़ करके फिर उड़ता है, और वो स्पीड अगर पूरी नहीं होगी तो भी आप टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, वो इसी तरीके से नीचे आ जाएगा। जी, इस विमान की स्पीड बताई जाती है 174 नॉट्स। नॉट्स। ये किलोमीटर में कितना है? क्या वो पर्याप्त था? और अगर सपोज कोई, और ये पहले भी हो चुका होगा कि अगर कोई विमान को उस तरीके से नहीं पहुंचा पाया है स्पीड, तो ऐसे में मिड एयर क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे विमान के इंजन और ज्यादा ताकत दे करके अपने आप को स्पीड प्रदान करें? देखिए क्या होता है बेसिकली,
ये चीजें जो स्टॉलिंग ऑफ इंजन मिड एयर में भी होता है, और वहाँ पे आपके पास क्या हाइट अवेलेबल होती है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो पायलट का होता है वो होता है कि नोज डाउन करो, आप स्पीड इंक्रीज करो, सो दैट आप एयरक्राफ्ट में आप सस्टेन कर सको और आप स्टॉल नहीं करो, और तब तक इंजन रिकवर कर लेता है, बिकॉज एयर आना शुरू हो जाती है एंड वापस आप फ्लाइट रिकवर कर लेते हो। यहाँ पे क्या हुआ है, हाइट अवेलेबल थी नहीं, और कहीं ना कहीं जैसा मैं बोल रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट चूंकि ऐसे लैंड किया, मुझे डाउट है कि कोई ना कोई कंट्रोल माल फंक्शन हुआ है जिससे कि वो एयरक्राफ्ट पे कंट्रोल कर ही नहीं पाए। अदरवाइज शायद वो ट्राई करता कि मैं लैंडिंग तो कम से कम नोज ड्राइव करूं ताकि मुझे थोड़ी स्पीड मिल जाए, थोड़ा सा मैं स्मूथली लैंड कर पाऊं, पर वो कर नहीं पाया। वो मिड एयर में इन एयर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, और दीज आर नॉट कॉल्ड इमरजेंसीज इन एयर, दीज आर नॉट कॉल्ड इमरजेंसीज, वो होती है और पायलट उसको कंट्रोल भी कर लेता है, आप लोगों को और हमको पता नहीं पड़ता उस बारे में। ये यहाँ पे चूंकि कॉम्प्लिकेट हो गया कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल माल फंक्शन की वजह से, इसलिए सारा क्रैश हुआ। और एक एक प्रावधान जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सपोज अगर आपके पास उतनी पर्याप्त स्पीड नहीं है तो उसके लिए आप मिड एयर भी इंजन को ज्यादा पावर दे करके, मतलब इंजन शोर मचाएगा, स्क्रीच करेगा, ये बिल्कुल, क्या प्रावधान होता है जिससे सिर्फ वो ऐसा आप होता और है कि ज्यादा। हाँ बिल्कुल, तो एक्स्ट्रा पावर भी इंजन के पास अवेलेबल होती है, जब आप मिड एयर में कुछ ऐसा होता है तो इमरजेंसी पावर भी अवेलेबल है, जो कि सर्टेन परसेंटेज की थ्रस्ट एडिशनल आपको देता है ताकि आप उससे रिकवर कर सको। पर वो सब इमरजेंसी सिचुएशन है जो बहुत एक्सट्रीमली कंडीशन में पायलट यूज करते हैं। नॉर्मली ऐसे कंडीशन आप फ्लाई करते हो 35,000 फीट के ऊपर, वहां पे थोड़ा सा आप नॉज डाउन करोगे, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करोगे, उसमें ही सब चीजें रिकवर हो जाती है। मैं अपना कुछ सवाल पूछ रहा हूं, और वो सवाल ये है कि एक प्लेन को एकदम ऊपर जाने के लिए कितनी स्पीड उसमें होनी चाहिए ताकि वो स्मूथली टेक ऑफ करके ऊपर जाता चला जाए। यहाँ पर प्लेन के पास 174 या 176 नॉट्स ये उसकी राइट, स्पीड थी। ये किलोमीटर में कितनी होती है और क्या ये पर्याप्त होती है? हाँ, पहले लेट मी आई जस्ट रिमेम्बर, इसमें जी के इंजन लगे लगे हुए होते हैं ड्रीम लाइनर में, जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लगे हुए होते हैं, एंड बहुत रिलायबल, बहुत पुरानी कंपनी है जी। मतलब आप समझ लीजिए कि एविएशन टेक्नोलॉजी जब चालू हुई है उस समय की कंपनी है, और उनके इंजन बहुत रिलायबल है। और इसको बोलते हैं पावर यूनिट, इंजन को बोलते हैं पावर यूनिट बोलते हैं, उसमें आई थिंक ये लोग मास्टर्स हैं। तो जी के इंजन फेलियर के आप जनरली कंप्लेंट्स कम ही सुनते हैं। स्पीड का जहाँ तक सवाल है, 180 नॉटिकल माइल्स पर आवर स्पीड आप समझ लीजिए करीब 330 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, जो कि टेक ऑफ की स्पीड होती है। तो जब आप फुल पावर देते हैं तो जैसे आपकी स्पीड करीब 170, 175, 180 के आसपास पहुंचती है, तो एयरक्राफ्ट अपने आप थोड़ा सा लूज होना शुरू करता है ग्राउंड से, दैट्स द टाइम जब आप स्पीड को पुल बैक करते हैं और एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, क्यों तब सर तक 170 आप नॉट्स की बात कर रहे हैं, किलोमीटर की यस, नहीं? नो नो नो, नॉट्स, नॉटिकल माइल्स, हाँ, नॉट्स, मतलब ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर प्रति घंटा। यस, 320 के आसपास। ओके। तो ये है स्पीड जिसपे वो टेक ऑफ, तो आपको लगता है कि वो स्पीड तो इस एयरक्राफ्ट ने अटेन कर ली थी? बिल्कुल, अदरवाइज टेक ऑफ ही नहीं करता वो। तो टेक ऑफ वाज वेरी क्लीन, देयर वाज नो प्रॉब्लम, टेक ऑफ आराम से हुआ, एयरक्राफ्ट ने पूरा लोड लिया। पर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई है। एक तो आपने अंडरगेज आपने रिट्रैक्ट नहीं किया, उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी। फिर क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड थे, कहीं ना कहीं थ्रस्ट लॉस हुआ है, और थ्रस्ट लॉस से आप ऑलरेडी आप सिंक कर रहे हो, फिर आपने अंडरगेज भी रिट्रैक्ट नहीं किया, उससे आपका सिंक और बढ़ गया। फिर आपका कंट्रोल में कहने के माल फंक्शन हुआ या फेलर हुआ, उससे सिंक आपका और ज्यादा बढ़ गया। दैट इज हाउ मुझे लगता है कि ये सारी सिनेरियो क्रिएट हुआ है। विपुल सर, प्लेन्स में एक चीज होती है ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स से ये पता चल सकता है कि कम्युनिकेशन क्या क्या हो रहा था। ब्लैक बॉक्स से ये भी पता चलेगा कि क्या चीज मैल फंक्शन हुई। ब्लैक बॉक्स एक तरीके की कुंजी होती है ये जानने के लिए कि हुआ क्या था। तो उस ब्लैक बॉक्स से एज एन एविएशन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि इस क्रैश के बाद क्या वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने चाहिए? अगर देखिए आप वो 2 4 5 कुछ बता दो। देखिए ब्लैक बॉक्स में हर पैरामीटर, आप नहीं मानेंगे, लाखों की संख्या में पैरामीटर्स जो है वो कंटिन्यूस रिकॉर्ड करता है एट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ओके, क्या टेम्परेचर चेंज हुआ, क्या प्रेशर चेंज हुआ,
क्या स्पीड चेंज हुआ, क्या इंजन पावर चेंज हुआ, क्या इंजन पावर में ड्रॉप हुआ, क्या फ्यूल प्रेशर में चेंज हुआ, सब कुछ उसके अंदर आता है। पायलट ने अगर खांसा भी है तो वो भी रिकॉर्ड होएगा उसके अंदर। ओह, ओके, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि उसमें छुपाई जा सकती है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है और हमारे रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप पहले होते थे ओल्डन टाइम में कि लोग सीवीआर ऑफ करके कुछ भी करते थे, वो जमाने चले गए। आजकल वो सब पॉसिबल ही, मतलब सब कुछ रिकॉर्डेड है एंड इससे मेजर वायलेशन। तो ब्लैक बॉक्स जहाँ तक मुझे खबर है मिल चुका है, तो जब उसका ट्रांसक्रिप्ट आएगा, उसका जब एनालिसिस होगा, बिल्कुल सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है। और मैं समझता हूँ कि जो मेरा एनालिसिस है जनरली काफी एक्यूरेट होता है, कहीं ना कहीं इसके आसपास ही कहानी निकलनी चाहिए। अनलेस मैं एक कैवेट छोड़ना चाहूंगा कि पायलट्स के ऊपर जितने तरह के प्रेशर्स हैं, फाइनेंशियल प्रेशर, ये सब लोग बहुत बड़े बड़े लोन लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, बिकॉज तनख्वाह अच्छी है तो लोन बड़े बड़े लेके बैठे हुए हैं, पर प्रेशर हमेशा रहता है जॉब भी चली जाए। ओके, तो एक स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस काफी रहता है, फिर इतना इनको ट्रैवल करना पड़ता है, इनकी नींद पूरी नहीं आ पाती है। तो देन कई लोगों की डोमेस्टिक लाइफ बहुत कंफर्टेबल नहीं है, किसी के और फैमिली प्रेशर्स होंगे। तो पायलट की मेंटल हेल्थ एक मैं कैवेट छोड़ना चाहता हूँ कि जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो भी चेक किया जाएगा कि कहीं पायलट की जनरल हेल्थ या मेंटल हेल्थ सही थी या नहीं, क्योंकि उससे भी पायलट के रिफ्लेक्सेस, पायलट का रिस्पॉन्स, पायलट का इमरजेंसी हैंडल करने का अलर्टनेस, उस पर काफी फर्क पड़ता है। अब विपुल सर, पायलट तो जिंदा है नहीं कि वो आकर के अपना वर्जन दे या ये बताए, तो अगर कल को कोई इस तरीके की बात कर दे तो वो कैसे डिफेंड करेगा अपने आप को? देखिए पायलट्स ये तो के ग्रे हर, एरिया है। नहीं नहीं नहीं, ग्रे एरिया नहीं है, क्योंकि ये जो कमांडर थे बहुत सीनियर कमांडर थे, और जो रूल है 39 साल के ऊपर जितने पायलटों का हर 6 महीने में मेडिकल होता है, और उसमें हर तरह के चेक होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, ईसीजी, ईईजी, ईईजी जो होता है ब्रेन का टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कई तरह के टेस्ट होते हैं उसमें, और उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती है हर पायलट की। आपको मतलब जब से फ्लाइट शुरू किया तब से लेकर आज तक पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो अगर इस तरह का कुछ रहा होगा, वो सब इन चीजों में निकलेगा। आखिरी सवाल एयर इंडिया को लेकर के, सरकारी से जब प्राइवेट हुआ उसके बाद इसके सीईओ से लेकर के सब लोगों पर आपने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, तमाम सवाल उठाए गए हैं कि आप एयरक्राफ्ट को मेंटेन ढंग से क्यों नहीं कर रहे हैं। रैंडम चेक्स में ऐसा पाया गया है कि आप बहुत सारी चीजें चलते रहने देना चाहते हैं। आपके ऊपर ये रेवेन्यू का प्रेशर है जिस वजह से आप शायद कहीं, ऐसा तो नहीं है कि पैसेंजर सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इस सब तरीके की तमाम खबरें सामने आई हैं, आई एम श्योर आपने भी पढ़ी होंगी। इस पर आपके विचार? देखिए जब ये टेक ओवर हुआ था, मैं पायलट एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर के अलावा मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ, मैं पीएचडी हूँ एचआर में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अच्छा। में, और मैंने बुक भी लिखी है, और 25 साल मैं कॉर्पोरेट में एज प्रेसिडेंट रहा हूँ एचआर में। तो जब ये टेक ओवर हुआ था तो मैंने लिंक्डइन पे काफी बड़ा आर्टिकल लिखा था कि अगर ये मर्जर सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया एचआर एस्पेक्ट्स में, कल्चरल एस्पेक्ट्स में, ये मर्जर सक्सेसफुल नहीं होगा। और मैंने लिस्ट आउट किया था ये चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आप एक पीएसयू को प्राइवेट में मर्ज कर रहे हो, वो तो डिफरेंट कल्चर है, टेम्परामेंट्स है, डिफरेंट डिसिप्लिन लेवल्स हैं, सर, ये उनको जो मर्ज। लास्ट बात आपने बोली उसको रिपीट कर दें, आपकी ऑडियो चली गई थी। आप कह रहे हैं एक पीएसयू को प्राइवेट एंटिटी में मर्ज कर रहे हैं, उनका तरीका, तौर तरीका अलग है। उनका वर्किंग स्टाइल अलग होती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अलग होता है, लोगों के काम करने के टेक्निक्स अलग होती है, उनकी टेम्परामेंट्स अलग होते हैं। आप हमारा पीएसयू क्यों जल्दी फेल हुए हैं, आप कहीं कहीं भी एचएल पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, 11 बजे से पहले कोई एंटर करता नहीं है, गेट पे आ जाएंगे 9 बजे बराबर, फिर वो घूमता रहेगा, चाय पीता रहेगा, 11 बजे अपनी सीट पर पहुंचेगा, फिर वहां 4-5 बातें करेगा, तब तक लंच हो जाएगा, लंच में निकल गए, फिर लंच में करके आराम से आए, फिर 3 बजे अब वापस एंटर करेंगे, फिर थोड़ा बतियाएंगे, थोड़ा काम कर लेंगे, वेट करेंगे, फिर ओवर टाइम कब चालू होना है वहां। तो ये इस तरह का लैक लस्टर जो अप्रोच रहती है पीएसयूज की, उसको सडनली आप अगर एक कॉर्पोरेट कल्चर में लाना चाहोगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैंने बहुत हाईलाइट किया था, और मैंने काफी लोगों उसको लाइक भी किया
कि ये HR चैलेंजेस जो हैं आपको एड्रेस करने पड़ेंगे हेड ऑन। आप वेट नहीं कर सकते कि वो लोग रिटायर में तो अपने आप चेंज होगा, नहीं, वो औरों को बिगाड़ के जाएंगे। तो उसका मैंने काफी सजेशन दिए थे कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं समझता हूँ शायद ही सक्सेसफुल नहीं, इट मे बी लैंडमार्क एग्जाम्पल कि जहाँ पे कि PSU को अपने कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर दिया और एक सक्सेसफुल आप एयरलाइन पैदा कर दी। और वही प्रॉब्लम बार बार पॉप अप हो रही है। आज जितनी भी कंप्लेंट आ रही है एयर इंडिया के बारे में, सारी कल्चरल इश्यूज है, पैसेंजर का मिस हैंडलिंग है, बैगेज का मिस हैंडलिंग है, सिक्योरिटी नहीं हो रहा है, सीट्स टूटी पकड़ा दिया है, मिनिस्टर को टूटी सीट पर बैठा देते हैं। ये क्या है? ये सब कल्चरल इश्यूज है। वर्क कल्चर इश्यूज, नो एथिक्स, नो वर्क एथिक्स। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इसको रिजॉल्व नहीं होगा, एयर इंडिया का हालत नहीं सुधरेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात विपुल सर, इतना लंबा समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति बहुत ही सरल भाषा में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उम्मीद है दर्शकों को भी ये बात समझ में आई होगी, उनको भी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। संकेत, नाइस टू बी विद यू।